हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 के बाद के परिवर्तन। लास्ट क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था वो किस प्रकार से था, उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ। कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किन किन संभावनाओं ने 1857 के विद्रोह को बेसिकली क्या किया था, उत्प्रेरक के रूप में उसमें कार्य किया था। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, सारी क्लासेस वहाँ पर है। अब आइए शुरू करते हैं 1857 के बाद के परिवर्तन। तो अपना नोट्स लेकर बैठेंगे, पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन होगा वो आप नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि इसमें प्रीलिम्स के भी बहुत से फैक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे और मेंस के लिए आप लोगों को कंटेंट भी जो है वो मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 1858 के एक्ट से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया। ये चीज आप लोगों को भी पता होगा। लिखा है कि और भारत को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया गया, यानी कि अब भारत क्या है, भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही चलाया जाने लगा। फिर देखिए लिखा है, क्राउन भारत राज्य सचिव के माध्यम से देश का शासन चलाता रहा। इसके लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्यों वाले, नोट डाउन करेंगे, 15 सदस्यों वाली, जिसमें कि 8 क्राउन के मेंबर होंगे और 8 ईस्ट इंडिया कंपनी के, 8 जो है वो क्राउन के मेंबर होंगे और 7 जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर होंगे। अर्थात परिवर्तन कुछ ना किया गया था, बल्कि पुरानी तलवार को नई म्यान में रखा गया था। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो लाइन है आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर देखिए लिखा है, अधिनियमों में कोई परिवर्तन नहीं था, न ही कराधान में। पुरानी राजस्व प्रणाली जो थी वही यथावत चल रही थी। देखिए, ब्रिटिश क्राउन में बेसिकली क्या थे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत मान लीजिए 7 मेंबर ले लिए गए और 8 मेंबर और 7 जो हो गए वो ब्रिटिश सदस्य हो गए। मिला जुलाकर उनके ही सदस्य क्या थे, शासन कर रहे थे, लेकिन उसको क्या था, नई तलवार को, मतलब जो पुरानी तलवार है उसे क्या किया गया था, नई म्यान में रखा गया था। यानी उसका जो वे है, जो बेसिकली बोल सकते हैं जो कि एक दशा है, दिशा है, उसे परिवर्तित किया गया था थोड़ा सा, लेकिन जो उसकी वास्तविकता थी वह क्या थी, यथावत थी। अब आगे देखिए लिखा है, वर्ष 1833 में इंडियन पीनल कोड के लिए मैकाले की नियुक्ति हुई। 1860 में इसे ही लागू किया गया। यह 1862 में अस्तित्व में आई थी। यह 1862 से क्या आई थी, अस्तित्व में आई थी, क्या, इंडियन पीनल कोड। फिर उसके बाद देखिए आगे लिखा है, भारतीयों के लिए सिविल सेवा के द्वार खोले गए। 1861 इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के माध्यम से अब भारतीय भी लंदन में आयोजित होने वाली सिविल सेवा एग्जाम में बैठ सकते थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार यूपीएससी में भी पूछा गया है और पीएससी में भी पूछा गया है कि बेसिकली जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट है वह कौन से एक्ट के माध्यम से लाया गया था। तो याद रखिएगा 1861 के एक्ट से, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि ग्रीक और लैटिन भाषा की अनिवार्यता के कारण केवल वे ही भारतीय इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे जो कि लंदन में रह रहे हों, क्योंकि जो लंदन में नहीं रहेगा और मान लीजिए कि जिसका बेसिकली बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उस तरीके का नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में सामने आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर क्या होता है, मीडियम इंग्लिश होने के कारण सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि हिंदी मीडियम में इंग्लिश जो है उसके लिए क्या होता है, एक डर होता है। और अगर आप दूसरा भी एक केस देख सकते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होती है, हिंदी नहीं आती। आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा कि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको 45 और 45 दोनों आता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि 45 को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो, या फिर ये चीज़ आप लोगों ने फील भी किया होगा। तो याद रखिएगा कि उस टाइम पे क्या था कि 2 भाषा की अनिवार्यता थी, ग्रीक और लैटिन भाषा। तो वही भारतीय इस एग्जाम में बैठ सकते थे या इसको क्लियर कर सकते थे जो कि लंदन में ही रह रहे हों। अब आगे देखिए लिखा है, इनको भी किसी न किसी बहाने सिविल सेवा से बाहर करने की कोशिश होती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में सामने आते हैं। 1853 में सिविल सेवाओं में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर लिया गया था और परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जानी थी।
इसी के माध्यम से सिविल सेवा की भर्ती होती। उस समय अधिकतम आयु सीमा जो है वो 23 वर्ष रखी गई थी। आगे देखिए 1860 में इसे 22 वर्ष किया गया था, 1866 में इसे 21 वर्ष किया गया था। फिर देखिए लॉर्ड लीटन के शासनकाल में आयु सीमा अधिकतम 19 वर्ष कर दी गई थी। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का जो है वो गठन हुआ था। आगे देखिए लिखा है जिसमें सिविल सेवा में आयु को घटाए जाने पर भरपूर विरोध किया गया था। देखिए आयु इतनी ज्यादा कम कर दी गई थी कि उसके खिलाफ क्या हो रहा था, विरोध प्रकट हो रहा था। 1878 से लेकर 1879 में लॉर्ड लीटन ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसमें सिविल सेवा के 6 पद जो हैं वो भारतीयों से भरे जाने थे, लेकिन 8 वर्षों के बाद इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे एक काली सेवा और गोरी सेवा का विरोध दिखाई देता था। कांग्रेस के गठन के पश्चात 1886 में चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग गठित हुआ। इसने सिविल सेवा को निम्न भागों में बांटा। याद रखिएगा, इंपीरियल सिविल सेवा, प्रोविंशियल सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा। याद रखिएगा इसे। देखिए फिर उसके बाद अंग्रेजों ने समाज सुधार से अलग रहने की एक नीति अपना ली, क्योंकि माना गया था कि 1857 के विद्रोह में धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप भी एक बड़ा कारण था। सेना में अब ब्राह्मणों की जो संख्या है वो घटाई गई एवं मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। तब तक जब तक कि विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान प्रकाशित नहीं हो गई, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारी प्रतिरोध की बात सोच भी नहीं सकते। अगर बढ़ती हुई हिंदू चेतना का प्रतिकार नहीं ढूंढा गया तो सेना का पुनर्गठन किया गया। बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, इंडियन मुसलमान जो है वो एक बुक थी जो प्रकाशित हुई, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मुसलमान जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, वो हमारी प्रतिरोध नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज उसमें लिखा गया था। इस टाइम पे क्या हुआ कि ये सोचना कि जो हिंदू चेतना है उसका प्रतिकार ढूंढना होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुसलमान जो है वो हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे। उसके पश्चात क्या हुआ, सेना का पुनर्गठन किया गया। अब देखिए बंगाल सेना में यूरोपीय और भारतीय अनुपात जो है वो 1:2 कर दिया गया, यानी कि यूरोपीय लोगों का जो है वो 1 सैनिक और भारतीय लोगों का 2। बंबई और मद्रास के लिए इसका जो अनुपात है 2:5 कर दिया। कहीं कहीं पर ये 1:3 भी दिखाई देता है। आगे देखिए लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सतर्कता और रूढ़िवादी का परिचय दिया गया। अंग्रेजी समाचार पत्रों ने प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई। समाचार पत्र पंच ने भारतीयों को आधा निग्रो आधा गोरिल्ला की संज्ञा दी। देखिए यानी कि कहा जा सकता है कि जो समाचार पत्र पंच है, ठीक है, उसमें ये चीज बोला गया था कि जो भारतीय हैं वे कौन है, आधा निग्रो और आधा गोरिल्ला हैं, जो केवल एक वरिष्ठ शक्ति के बल पर ही नियंत्रण में रह सकता था। देखिए ये क्वेश्चन की यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। इस पर क्या करना है, आप लोगों को टिप्पणी करना है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि क्या क्या इसका सिनॉप्सिस बनेगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है 1857 के विद्रोह में यह माना गया था कि यह शासक और शासित के बीच अंतर के कारण हुआ था। यानी शासक यानी कौन होता है बताइए, शासक यानी कि बेसिकली जो शासन कर रहा है। शासित यानी बताइए जिसका कि बेसिकली जिस पर किया जा रहा है शासन, वो हो जाएगा शासित। उसके बीच में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, गैप उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1857 का युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को लगा कि आम जन उनकी बेहतर नीतियों को समझ नहीं पाया है। फिर इसी क्रम में 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, विभागों की नींव रखी गई। आप लोगों को पता होगा कि पोर्टफोलियो का जो जनक है वो बेसिकली 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ही पोर्टफोलियो की बेसिकली शुरुआत हुई थी। फिर देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत जो है वो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा हो गई। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद भारतीयों को शासन प्रशासन से संबंधित बेसिकली संबोधित कराया गया। शासन में अभी भी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो नहीं के बराबर थी, बल्कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार नामित करती थी। उसमें ब्रिटिश सर्वोच्च परिषद,
में सर सैयद अहमद खान, वीएन मांडलिक, रास बिहारी घोष जैसे लोगों को नामित किया गया था। विभागों में भारतीयों को संबोधित किया गया था। 1861 के एक्ट को फिर से निर्धारित किया जाता था। अब देखिए, इस एक्ट में भारतीयों को संबोधित किया जाना था, वहीं से क्या हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से इनको परिषद में ले लिया गया। प्रत्यक्ष निर्धारण के आधार पर काउंसिल प्रवेश जो है वो 1909 के अधिनियम में दिया गया। 1909 का जो अधिनियम है उसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका को हम दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। पहला हो जाएगा अधिजन से आई हुई महिलाएं और दूसरा हो जाएगा उपाश्रयी महिलाएं। ठीक है, देखिए, महिलाओं के योगदान को कई प्रकार से परिलक्षित किया जा सकता है, जैसे क्रांतिकारियों को सूचनाएं पहुंचाने के संदर्भ में, खाद्यान्न आपूर्ति के संदर्भ में, घायलों के इलाज के संदर्भ में, लगभग प्रत्येक स्थल पर पुरुषों के सहयोगी के रूप में, प्रत्यक्ष संघर्ष के संदर्भ में। आगे देखिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं ने विद्रोह में भागीदारी की। हजरत ने लखनऊ, लक्ष्मीबाई ने झांसी में, ईश्वरी कुमारी तुलसीपुर में, लक्ष्मीबाई की भतीजी महारानी तपस्विनी अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह में योगदान प्रदान करने लगे। लिखा है कि इन लोगों के समानांतर उपाश्रयी वर्ग की महिलाओं ने, जैसे कि अजीजन बाई जिसका मंगल पांडे से घनिष्ठ संबंध था, उन्होंने क्रांतिकारियों का पता नहीं बताया, उन्हें गोली मार दी। झलकारी बाई जिन्होंने लक्ष्मीबाई को महल से निकालने में मदद की थी। आगे देखिए, लिखा है कि जिन्हें अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था बाद में, झलकारी बाई को। आप लोगों ने एक झांसी की रानी करके एक सीरियल भी होगा, वो भी देखा होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। सीरियल से भी मोटा मोटी जो स्टोरी है वो समझ में आ जाती है। बाकी आगे देखिए, लिखा है बालिका मैना नाना साहब की पुत्री को नाना साहब का पता नहीं बताने पर अंग्रेजों ने उसे जिंदा क्या कर दिया था? जला डाला था। फिर उसके बाद देखिए, वीरांगना उदा देवी जिन्होंने अकेले सिकंदराबाद में कई घंटों तक अंग्रेजी फौज से लड़ाई की। इसी प्रकार कई अन्य नामों की भी चर्चा की जा सकती है। ये जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर भी अज्ञात है। आगे चलकर भी ऐसी बहुत सी महिलाएं रही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदारी की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1857 के युद्ध के पश्चात किस तरीके से महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो आए थे। अब आगे देखिए, कृषक और जनजातीय विद्रोह, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में भी होगा, एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।